इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक राम गोविंद से अशोक सोनावने की बातचीत। दोस्तों, आज के इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं अपने जमाने के जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक श्री राम गोविंद जी से। राम गोविंद जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पढ़ाई वगैरह आपकी कहाँ हुई? पढ़ाई तो बिहार में हुई। मैं बिहार समस्तीपुर से हूँ। थोड़ी सी लखनऊ में हुई, लेकिन मेरी पढ़ाई में व्यवधान आता रहा क्योंकि मैं नाटकों से बहुत पहले जुड़ गया था। बल्कि अपने बचपन से ही मैं नाटकों से जुड़ा रहा। तो बीच में पढ़ाई छूटती रही, फिर पढ़ता रहा, नाटक करता रहा, घर से भागता रहा, घर वालों को बहुत तंग किया, लेकिन नाटक को छोड़ा नहीं मैंने। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मैं विशारद हूँ। किसी व्यवसायी खानदान को बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर उनको लगा मेरे पिताजी को कि ये तो व्यवसाय से जुड़ने वाला है नहीं जी। तो उन्होंने मुझे कला को ही समर्पित कर दिया, जा भाई। लेकिन मुझे प्रसन्नता होगी अगर वहाँ तुम कुछ कर सको, कुछ ऐसी कमाई हो जिससे तुम्हारा नाम हो। सही बात है। और मैंने ये प्रयास किया और आज मुझे ऐसा लगता है कि वो जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा मुझसे संतुष्ट होगी। माता पिता चाहते हैं कि अपनी जो संतान है वो नाम करे और अपने जीवन यापन का साधन खुद जुटाए। ये अगर सही हो जाता है तो उनकी आत्मा को, अगर वो नहीं है तो उनकी आत्मा को ज़रूर शांति मिलेगी। राम गोविंद जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बचपन में आप नाटकों से जुड़े, यानी स्कूली जीवन में, समस्तीपुर में, बिहार में जब थे आप, तो स्कूली जीवन से ही आपने नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया था जी। और उसके बाद जब आप दूसरी जगहों पर गए, आपसे बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि आपका जीवन एक यायावर का जीवन है। यायावर, ये एक सही उपयुक्त शब्द है मेरे लिए। भागता दौड़ता रहा मैं जी। एक जगह कहीं टिक नहीं पाया। और शुरू में मेरे माता पिता को ऐसा लगता था कहीं ये ऐसा तो नहीं है कोई सन्यासी पैदा हो गया हो और ये संसार छोड़ करके सन्यास लेके भाग जाए। मेरा मन नहीं लगता था घर में। और इसकी वजह रही कि आप नाटकों से जुड़े और इस तरह का आपका ये जो रुझान हुआ, ये क्या कोई कारण आप बता पाएंगे? नाटकों ने मुझे फिर घर से जोड़ दिया। यदि नाटक मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं घर से पूरी तरह टूट जाता। मैं कोई संपर्क नहीं रखता। मुझे घर में कुछ एक शुरू से एक बंधा बंधा सा एक घुटन सी महसूस होती थी। मैं अपनी आयु से अधिक कहीं बड़ी उम्र को जी रहा था मैं, और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं संसार में किसी विशेष कार्य के लिए आया हूँ। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ। जी जी। जबकि मेरी समझ इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी मुझे लगता था कि मुझे कुछ न कुछ करना है। और उसकी शुरुआत 6ठी कक्षा का विद्यार्थी था तो मेरे शिक्षक सुखदेव राय, उनका नाम है, आज वो है नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि देखो, तुम हिंदी के विद्यार्थी हो, तुम कुछ लिखते हो, तुम्हारे लेखन में मैंने कुछ ऐसा देखा है, उसमें कुछ मुझे ऐसा लगा कि तुम अच्छा लिख सकते हो। तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि सीधा सीधा कभी कुछ मत लिखना, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ लिखना जो लोगों की समझ में आए। क्या बात। और उन्होंने बड़ा प्रयास किया मेरे ऊपर। 8वीं कक्षा तक आते आते मैंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। वाह वाह वाह। और उसके बाद फिर मेरा मन कहीं नहीं लगा, लेकिन नाटकों ने मुझे फिर घर से जोड़े रखा। मेरे पिताजी नाटक का विरोध करते तो मैं घर से भाग जाता। तो आप नाटकों की तरफ कब मुड़े? ये मैं वहाँ पे एक क्लब था तो वहाँ नाटक होते रहते थे। तो ऐसे ही मैं एक दिन यूं ही चला गया, वो कोई नाटक हो रहा था, नाटक देखा तो मुझे बड़ा एक अंदर से एक संतोष देखने में। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे नाटक में कुछ करना चाहिए, लेकिन ऐसे मैंने प्रयास किया तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन उनका एक प्ले था, वो आगा हशर का एक नाटक था, धर्मी बालक, तो बिल्कुल पारसी पद्धति के प्ले होते थे, एक जो उनका अंदाज था पारसी थिएट्रिकल कंपनियों वाला। जी जी। और उसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र जी थे, वो निर्देशक थे उसके। तो उनको एक बालक की ज़रूरत थी जो उनकी योग्यता के हिसाब से उस पर खरा उतरे। तो उनको मुझ में वो बालक दिखाई दिया और उन्होंने मुझे 15 दिन तक बोलना सिखाया और मैंने 16वें दिन वो प्ले किया। मैं आपको क्या बताऊं, उसके बाद वो जो एक नशा सा छाया वो आज तक नहीं उतरा। क्या बात है। मुंबई आपका आना कब हुआ? मुंबई मैं सन 72 में आया। मुंबई भी मैं आया नहीं बल्कि लाया गया। अच्छा। मेरी विवशता मुझे लेके आई, क्योंकि मैं तो थिएटरों से जुड़ा हुआ था जी। बिहार से मैं बंगाल गया। बंगाल जाकर के वो जो मेरी जो पारसी पद्धति के जो नाटक थे ना, वो विधा मेरी फिर वहाँ समाप्त हुई। वहाँ मैंने जो आधुनिक जो नाटक देखे वो सारा फिर मैंने सीखने का प्रयास किया।
जी। कुछ दिनों तो मैं एक बंगाली ग्रुप के साथ जुड़ा रहा, तो वहाँ तापस सेन थे जो इतनी बड़ी हस्ती है, जी। वो मंच पे कुछ भी क्रिएट कर सकते थे। तो उनका मैंने अंगार एक प्ले देखा था जिसमें कोल माइंस में, कोयले की खान में जो विस्फोट होता है, उसको जो उन्होंने लाइटिंग से ऐसा क्रिएट किया था, वो चमत्कार देख करके फिर मैं उनके साथ लग गया। फिर मैं बंगला नाटकों के संपर्क में आया और वहाँ से फिर ये जो आधुनिक जो नाटक हैं हमारे, उसकी शुरुआत हुई। तो मेरा वो गुरुनगर है वो कलकत्ता, वहाँ से कुछ सीख करके फिर मैं बिहार में आया और वहाँ से फिर मैंने वो पूर्णिया, मैंने कहा पूर्णिया और सहरसा डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ मैंने एक परिषद, नाट्य परिषद बनाया, उसके साथ मैं घूमता रहा। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात माया जी से हुई। मुझे थिएटर में उनकी ज़रूरत थी तो मैं उनको लेकर के आया और उसके बाद हम फिर जीवन साथी हो गए। हमारे सुनने वालों को ये बता दें कि माया गोविंद गीतकार के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। हमारे सुनने वाले अब तक समझ चुके होंगे। माया जी से आपकी मुलाकात पूर्णिया में हुई? नहीं, मैं लखनऊ आया उनको लेने। उनके बारे में मुझे पता चला कि जिसको गाना भी आता हो, अभिनय भी आता हो, थोड़ा बहुत नृत्य भी आता हो, उस खोज पे भी सिर्फ वही एक खरी उतरी। उनके बारे में मुझे मालूम हुआ तो अपने लखनऊ में वो नाटक किया करती थी। हाँ, वहाँ प्लेस करती थी। के मुंशी साहब थे, राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के जी। उनका लिखा हुआ नाटक एक उन्होंने शंबर कन्या किया था। तो मुंशी जी का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था जी जी। एज लेखक, नाटककार। उसके थ्रू मुझे कुछ पता चला उनके बारे में कि यहाँ एक ऐसी कलाकार हैं। फिर कलाकार हो तो साथ में जाना भी चाहिए जो व्यवसायिक बन सके अपने हिसाब से। तो मुझे फिर उनका साथ मुझे मिला और उन्होंने हमारे साथ वहाँ जाना स्वीकार किया। तो उन्हीं के साथ मिलकर आप मुंबई आए? पहले तो लखनऊ में प्ले किए मैंने, जो मैंने बताया, खामोश अदालत जारी है और एक स्टील फ्रेम, 2 नाटक मैंने किए जो अभी भी चल रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। विजय तेंदुलकर का नाटक है ये, शांतता कोर्ट चालू है जी। इसका ये तर्जुमा था हिंदी? जी जी जी, वो कमलाकर सोनटक्के साहब थे, उन्होंने अनुवाद किया था। अच्छा जी। उनसे मेरा परिचय था। मुझे नाटकों की आवश्यकता होती थी और नाटक उन दिनों अगर कहिए तो वैसे नाटक हमारे यहाँ थे। अपने मोहन राकेश जी थे, उनके प्लेस थे। जी जी। और उसके पहले एक और हुए हैं भुवनेश्वर, उनके भी नाटक, ऐसे प्रयोग धर्मी नाटक उनके थे। तो आप ये कहिए कि ऑलमोस्ट मैंने उनको ढूंढा, भुवनेश्वर जी को। वो बनारस में मुझे एक पुस्तकों की दुकान पे उनका एक प्ले मिल गया था, वो मैं नाटक लेकर के आया लखनऊ में। फिर मैंने उसकी रिहर्सल वगैरह कराई, फिर उनके बारे में मैंने जानने का प्रयास किया। तो ये उनके नाटक थे, लेकिन फिर भी वैसे नाटक हमारे हिंदी में बहुत कम थे। तो मैं फिर मराठी से अनुवाद करके हिंदी में प्ले करता था। लेकिन मेरे साथ एक बड़ा ये हो जाता था कि भाषा का झगड़ा शुरू हो जाता था कि मेरे नाटक अनुवादित होते थे जी, कि मूल हिंदी के नहीं होते थे। अच्छा, मेरे लिए तो सारी भाषाएं जो है भारत की भाषाएं हैं, कि जैसे हिंदी अपनी वैसे मराठी अपनी, सारी भाषा। हाँ, मेरे लिए उसमें कोई भेदभाव की बात नहीं थी। तो मैं तो ये समझता था एक माँ है, एक मौसी है, हम दोनों के संपर्क में हैं। जी जी, तो बिल्कुल। इस हिसाब से मैं करता रहा। मेरा उद्देश्य नाटक था, मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि कोई विशेष एक भाषा की बात करूं। नाटक का प्रचार प्रसार होना चाहिए और उस माध्यम से मैं हिंदी भाषा का प्रचार करता था। यानी एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, ये हो गया वहां पर जी। और चूंकि मराठी थिएटर काफी सशक्त था इस दौरान और इसके लिए इसके कई अच्छे नाटक इस दौरान आए, जी जी, तो उनका तर्जुमा। मैं बहुत प्रभावित था। मैं जब मराठी थिएटर में वो जो भीड़ देखता था टिकट लेने वालों की और हाउसफुल के बोर्ड लगे देखता था, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। सपना था कि हिंदी नाटकों में भी कोई हिंदी नाटक ऐसा दिन देखे जिस दिन नाटक देखने वाले की ऐसी लंबी कतार हो और हाउसफुल का एक बोर्ड लगे। जी। किंतु मेरा वो सपना सपना ही रहा, मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। मैं नाटक में वो दर्शक नहीं बना पाया जो दर्शक नाटक के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हो। आज हैं, हर जगह दर्शक हैं, हिंदी नाटक के दर्शक हैं, मुंबई में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, लखनऊ में भी, अपने अपनी जगह। लेकिन फिर भी वो जो क्लब स्तर के नाटक हो रहे हैं, नाटक का कोई ऐसा व्यावसायिक जो रूप उसने नाटक ने, हिंदी नाटकों ने, वो नहीं ले पाया। अंदर कभी कभी दुख होता है। मैंने प्रयास नहीं छोड़ा है। मैं फिल्मों में रह करके भी मैं नाटकों से कटा नहीं हूँ, उनसे किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ और अगर अवसर मिला तो मैं फिर वहीं जाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और लखनऊ से फिर आप मुंबई आए ताकि और ज्यादा कुछ अर्जन कर सकें। जाहिर सी बात है, कला के अलावा जीवन यापन के लिए और चीजों की जरूरत होती है, तो लाजमी था कि आप मुंबई चले आए। मुंबई कला नगरी है, यहाँ का परिवेश बड़ा था और नाटकों के लिए एक अच्छी जगह थी, तो आप यहाँ आ गए। और नाटक और सिनेमा मेरे ख्याल से एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। तब चोली दामन का साथ था, क्योंकि जो सिनेमा था
वो नाटकों के सहारे चल रहा था। जी। तब तक सिनेमा इतना समृद्ध नहीं हुआ था आज की तरह, उसकी पटकथा उतनी विकसित नहीं थी, तो हमें मंच का सहारा लेना पड़ता था। और आज सिनेमा बहुत ऊंचाई तक गया है, पटकथा इतनी विकसित हो गई है कि आज आप कोई भी चमत्कार जो है सिनेमा में देख सकते हैं। क्योंकि जब मुझे पहली पटकथा लिखने को मिली तो मेरा सिनेमा देखने का अनुभव तो था, किंतु पटकथा लिखने का अनुभव नहीं था। तो मैंने देखने के अनुभव के आधार पर और मंच के आधार पर और कुछ थोड़े बहुत मैं आकाशवाणी के नाटक कर चुका था, तो मुझे उसका भी एक उतना तो ज्ञान था। ये सब मिला जुला करके मैंने फिर अपनी एक विधा बनाई और मैंने पटकथा लिखी थी आरोप की। ये पहली फिल्म थी आपकी? मेरी पहली फिल्म आरोप जी। और किसने आपको ये मौका दिया? वो आत्माराम जी थे, स्वर्गीय गुर्जर जी के भाई, आज वो भी नहीं हैं। उनमें खूबी मैंने देखी थी, एक तो उनका हिंदी प्रेम, देखिए कोंकणी होने के बावजूद उनका जो हिंदी प्रेम था, हिंदी से उनको ऐसा लगाव था जैसे बिल्कुल वो उत्तर भारतीय हो जी। और इतना प्रेम था उनको। बल्कि आप देखिए कि वो अपनी जो नामावली आती थी उनकी फिल्मों में वो हिंदी में होती थी। क्या बात। तो आरोप की पटकथा जो है वो हिंदी में लिखी गई थी और बड़े प्रसन्न थे वो। पहली बार म्यूजिक दिया था भूपेन हजारिका साहब ने, जी जी जी, जो आसाम से आए थे। बहुत बढ़िया संगीत था वो। पहली फिल्म तो आपकी आरोप रही, शुरुआत अच्छी हुई आपकी। उसके बाद आपको अगली फिल्म कौन सी मिली और एक सिलसिला तो फिर जरूर उसके बना। बाद उनको आत्माराम जी को मुझ पे ऐसा भरोसा हो गया तो उन्होंने अगली फिल्म मुझे दे दी लिखने को, वो कैद थी। तो कैद की कथा पटकथा संवाद सारा काम मैंने किया। कि आपने ऐसा काम करके दिखाया है तो ये आप पूरी फिल्म लिखिए। फिर उनके बाद मैंने उनकी 4 फिल्में लिखी और ये 4 फिल्मों से फिर ऐसा हो गया मेरे लिए कि मुझे मद्रास जाने का अवसर मिला। चिन्नप्पा देवर साहब थे जी, उनको हिंदी के किसी आदमी की जरूरत थी, तो मेरे जैसा एक आदमी चाह रहे थे। मेरा तो संघर्षों के दिन भी थे, आप देखिए कि मैं संघर्ष कर रहा था। उनकी फिल्मों में ये स्टोरी डिपार्टमेंट है वो देखना पड़ता था और ये तय किया जाता था, अच्छा एक ही साथ वो हिंदी, तेलुगु, तमिल ये 3 भाषाओं में फिल्में बना। लेकिन उनके साथ काम करने के बाद मुझे ये लगता था कि मैं धीरे धीरे मुंबई से कटता जा रहा हूँ। तो उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन यह है कि तुम मद्रास छोड़ो तो फिर मुंबई आ जाओ, ये होता था। कुछ उनकी ऐसी असामयिक मृत्यु हुई देवर साहब की जिसने मुझसे मद्रास छुड़वा दिया। फिर मुंबई आ गया। मैं मुंबई आ गया और मुंबई में मैं फिर डॉक्टर BR चोपड़ा साहब से मिला और उनके संपर्क में आया। वास्तविक जो लेखन होता है उसका ज्ञान मुझे चोपड़ा साहब से मिला। ये मेरे सिनेमा के गुरु हैं। उन्होंने जितनी फिल्में बनाई हैं बिल्कुल एक सामाजिक जागरण वाली जन चेतना की फिल्में जो शुरू से उन्होंने बनानी शुरू की, तो इसलिए मुझे वो बिल्कुल एक गुरु व्यक्तित्व लगा कि इनसे मुझे सिनेमा के बारे में बहुत कुछ, हालांकि मैं काम कर चुका था लेकिन उनके साथ जो मेरी ट्रेनिंग हुई तब वो महाभारत पूरी कर रहे थे, तो उनके साथ फिर मैंने कुछ धारावाहिक लिखे। जो औरत एक दूरदर्शन पे आया जिसके कोई लगभग 700 सवा 700 एपिसोड थे उसके। क्या बात है, क्या बात है। गीता जानते थे, गीतासार जानते थे, इसलिए बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने महाभारत बनाई जो अपने आप में आज भी एक मिसाल है। मेरी आखिरी फिल्म है अब तक की लिखी हुई, वो उनके द्वारा उनकी कहानी पे मेरी पटकथा है, वो बागबान में थी। बातें बहुत सारी हैं और वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। राम गोविंद जी, आपके साथ बातचीत करते हुए यूं लग रहा है कि और भी मीलों चला जा सकता है, लेकिन आज हम यहीं रुकेंगे। विविध भारती में आकर हमारे इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक राम गोविंद से अशोक सोनावने की ये बातचीत। प्रस्तुति सहयोग PKA नायर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया सुभाष चंद्र सिंह ने। इनसे मिलिए।